हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरेज क्या होती हैं, डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज देखा था, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज देखा था कूलिज ट्यूब से, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूअस एक्सरेज को पढ़ लिया था। ठीक है, साथ में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज देखा था, जिसमें क्रिस्टलोग्राफी का जो एप्लीकेशन होता है आज हम लोग बेक्स लॉ को दोबारा से जब डिस्कस करेंगे तो उसमें दोबारा देखेंगे उसे। ठीक है, आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा एक्सरे एब्जॉर्प्शन में एक्सरे स्पेक्ट्रा देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती हैं इनके बारे में बात की जाएगी, जो ग्राफ आता है वो अचानक से कैसे बदल जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस एक्सरेज तो हम लोग देख ही चुके हैं, मोजलेज लॉ पढ़ेंगे, ब्रेग्स इक्वेशन पढ़ेंगे, और इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है। इसके बारे में पहले भी थोड़ी बातें की गई थी, डिटेल बात नहीं की गई थी, तो उसके बारे में हम अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है। जैसे कूलिज ट्यूब जो बनाई गई थी, यहां पर आओ देख लेते हैं, जल्दी में है हम लोग। ये जो कूलिज ट्यूब बनाई गई थी, इसमें क्या हो रहा था, यहां फिलामेंट के बगल जो मेटेलिक प्लेट लगी थी उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ठीक है, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हम लोगों ने लगा रखा था, जिससे लगातार जो इलेक्ट्रॉन थे वो सामने की तरफ जा रहे थे, कुछ इस तरह से। देखो फटाफट देख लो, कुछ इस तरह से बनाया गया था इसे। यहां पर फिलामेंट लगा था, ये फिलामेंट वोल्टेज था, फिलामेंट वोल्टेज था, टिप्स पर होना चाहिए, फटाफट बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं, मेटेलिक प्लेट हो गई सामने, यहां पर कुछ इस तरह की मेटल टारगेट को रखा गया था, कुछ इस तरह से था, मेटेलिक टारगेट था, और ऐसे इसमें टाइम पर हम वाटर की सप्लाई दे रहे थे, वाटर की सप्लाई दे रहे थे, और दूसरे एंड से उसे हम हॉट वाटर जो मिल रहा था, जो गर्म हो जा रहा था पानी, उसे कलेक्ट कर रहे थे। तो इधर से हम कोल्ड वाटर दे रहे थे, कोल्ड वाटर, और इधर से हॉट वाटर मिल रहा था, हॉट वाटर मिल रहा था। ठीक है, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा था, इस वाले को यहां से ऐसे कनेक्ट कर रखा था इस तरह से, और इसको इस तरह से कनेक्ट किया गया था, इस तरह से कनेक्ट किया गया था। यहां लगाया गया था एक्सेलरेटिंग वोल्टेज VA। ठीक है, ये पूरा सेटअप था कूलिज ट्यूब का, आई थिंक याद होगा। तो क्या होता था, यहां पर जो मेटेलिक प्लेट थी, ये मेटल प्लेट थी, जो मेटल प्लेट, इस मेटल प्लेट के सामने फिलामेंट लगा था, फिलामेंट गर्म हो रहा था, इससे इलेक्ट्रॉन लगातार निकल रहे थे, इधर की तरफ चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहे थे, और इससे जब टकराते थे तो उस केस में क्या हो रहा था कि जो एनर्जी दी जाती थी, इनको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो दिया जाता था वो किलो वोल्ट के ऑर्डर का होता था। तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी वो भी किस में होती थी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती थी। तो जो लॉस होता था, लॉस, उस लॉस की वजह से ही यहां से फोटोन निकलते थे, ये फोटोन निकलते थे यहां से, ये फोटोन है, फोटोन जो निकलते थे वो किस ऑर्डर में निकलते थे, तो लॉस किस में हो जाएगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो यहां से जो लैम्डा निकलेगा वो लगभग में 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगा करके ये 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लैम्डा निकलते हैं, और इसी को बोला जाता है एक्सरेज। और यहां पर जो बनती हैं इनको बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सरेज। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा तो यहीं पर सब रिकॉल करवा देते हैं। तो एक्सरेज हो गई। ठीक, अब आपको बताना है कि इसमें कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है। तो कट ऑफ वेवलेंथ को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। यहां पर लगातार एक्सरेज मिल रही हैं, तो एक्सरे का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है उसको बोला जाता है कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का मतलब लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम को हम लैम्डा कट ऑफ बोलेंगे, कट ऑफ बोलेंगे। इसका मतलब ये किसकी होगी, लैम्डा मिनिमम किसका होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स जो होते हैं उनसे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है उसको कट ऑफ वेवलेंथ बोला जाएगा। अब ये फार्मूले की कैलकुलेशन कैसे चलेगी, तो आप बताएंगे कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकालने, इसका मतलब एनर्जी लॉस मैक्सिमम होना चाहिए। एनर्जी लॉस हो कितना सकता है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां लगाया है इसकी वजह से E इंटू में VA की एनर्जी आ जाएगी इनके पास, Q इंटू V होता है पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो यहां से इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई है वो कितनी है, E इंटू में VA, जहां पर VA है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक,
अब हमें करना क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही लॉस में कन्वर्ट हो जाए, यही हो जाए एनर्जी का लॉस, क्योंकि इससे ज्यादा का लॉस तो हो नहीं सकता। तो इतना लॉस अगर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो फोटोन निकलेगा उसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और वो एक्स रे रीजन में लाई करने की वजह से जो वेवलेंथ रखेगा उसे हम कट ऑफ वेवलेंथ बोलेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं लैम्डा, अगर आपसे पूछा जाए कट ऑफ कितना आएगा तो आप बोलेंगे 12400, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है और डिवाइडेड बाय में यहां पर क्या लिखेंगे, V जो लिखा जाएगा, एनर्जी, एनर्जी क्या लिखी जाएगी, तो एनर्जी आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये लिखा जाएगा वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाएगा। तो E इंटू में V लिखा जाएगा, यहां पर VA होगा, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा वोल्ट में। तो आप यहां से देखिए इसे, ये क्या निकल के आएगा यहां से, तो यहां से हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ का ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं आप 12400 डिवाइडेड बाय में यहां पर क्या हो जाएगा, V एक्सेलरेटिंग, ये हो जाएगा लैम्डा कट ऑफ, लैम्डा कट ऑफ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसका मतलब है क्या, जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो मिनिमम वेवलेंथ है, मतलब इससे ज्यादा वेवलेंथ का कोई, मतलब इससे कम वेवलेंथ का कोई फोटोन निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर इंटेंसिटी आप इधर प्लॉट कर रहे हैं और इधर आपने मान लीजिए लैम्डा प्लॉट किया है, तो लैम्डा कट ऑफ अगर मान लीजिए यहां कहीं पर आता है तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा, यहां पर ये लैम्डा कट ऑफ होगा, क्योंकि इससे कम कोई वेवलेंथ बनने वाली नहीं है, ठीक है, और लगातार इस तरह से आगे की तरफ चलता रहेगा, कुछ ऐसा होने वाला है। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिनिमम वेवलेंथ होगी, इसका मतलब जो फोटोन निकलेगा इस एनर्जी से रिलेटेड वो हाईली एनर्जेटिक होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी रख रहा होगा, और वो इस रीजन में लाई करने की वजह से वो बोला जाएगा कि एक्सरे का ये फोटोन है, एक्सरे का फोटोन है, मतलब ये जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है इस फोटोन से वो कट ऑफ वेवलेंथ होगी, ठीक, बहुत अच्छा। आगे बात करनी है, आओ क्वेश्चन देख लो। कह रहे हैं कि फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 20 किलो वोल्ट। तो कर लो 12400 डिवाइडेड बाय में 20, और किलो वोल्ट का मतलब यहां 1000 लिख दो, ठीक है। किलो वोल्ट वोल्ट हो जाएगा, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा कट ऑफ। पूरी की पूरी एनर्जी जो थी वो हम लोगों ने खर्चा कर दिया इसको एक्सेलरेट कराने में, 1 2 1 2। अब हमारे पास कितना बच गया, देखो यहां से आएगा 124 डिवाइडेड बाय में 20, और जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दो 10 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.62 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इधर इंटेंसिटी ले रखी है और इधर आपने लैम्डा प्लॉट किया है, तो ये यहां से शुरू होगा और फिर इस तरह से चलेगा, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से चलेगा, और ये जो वेवलेंथ होगी वो 0.62 एंगस्ट्रॉम की होगी, और जितनी भी वेवलेंथ होंगी उसके आगे लगातार वो बढ़ती चली जाएंगी, इससे कम कोई वेवलेंथ नहीं आने वाली। तो इसका ये मतलब हुआ। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सच दैट कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम इज 1, देखो 1 दे रखा है एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब अभी देखा लैम्डा जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ होता है एंगस्ट्रॉम में, वो होता है 12400 डिवाइडेड बाय में VA। तो यहां से VA की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कहेंगे 12400 डिवाइडेड बाय में कट ऑफ वेवलेंथ, तो ये एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से 12400 वोल्ट निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक। आगे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 40 kV, ठीक है, 40 kV है, तो इन्होंने कहा है कट ऑफ वेवलेंथ निकालो, तो चलो निकालो। लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो बताएंगे 12400 डिवाइडेड बाय में लगाया गया वोल्टेज 40 kV है, ठीक है। सॉल्व कर दो इसे, कितना बनेगा ये 12400 डिवाइडेड बाय में 4, फिर 4 बार 0, 1 2 3 4 बार 0, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 0.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 0.3105 पूरा लिखना चाहो लिख लो, बस इतना ही लिखना है, ठीक। आगे क्या बोला है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो ए पार्ट हो गया, इसको ए लिख दो, बी पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन व्हिच एमिट्स द इलेक्ट्रॉन लॉसेस 30% ऑफ इट्स एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। कह रहे हैं कि ये टोटल एनर्जी का जो है वो 30% लॉस करता है
तो उस कह रहे हैं कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी, तो कहेंगे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इतना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E इंटू में V, तो यहां से आप लिख सकते हैं 40 इंटू में 0 0 0, ये हो गया 40 kV, तो यहां पर आप लिख पाएंगे 40 E इंटू में V, वोल्ट यहां पर है ये E इंटू में वोल्ट। अब अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए 40,000 ये लिखा है, इसका 30% कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 डिवाइडेड बाई में 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना निकल के आएगा 4 3 12, 2 1 3 0 हो जाएंगे यहां पर, तो इतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। अब अगर इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई तो यहां से देख के बताइए लैम्डा अगर निकालना है आपको तो कहेंगे 12,400 डिवाइडेड बाई में एनर्जी एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे 12,000। सॉल्व कर देंगे इसे, कितना आएगा 12,400 डिवाइडेड बाई में 12,000, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1.033 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी कर रहे हैं इनको। आगे आओ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है। आखिर ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती क्या है, पहले ये जान लो कैसे, आओ समझते हैं। यहां पर जो कंटिन्यूअस एक्सरेज बन रही थी, ये जो कंटिन्यूअस एक्सरेज बन रही थी, ये कंटिन्यूअस एक्सरेज थी, ठीक है। इस कंटिन्यूअस एक्सरेज में लिखना चाहो तो लिख लो, यहां पर लिखा भी देखो कंटिन्यूअस एक्सरे, कि कंटिन्यूअस एक्सरेज जो बन रही थी वो इनके मेटेलिक टारगेट को निकालने के बाद ऐसा बन रहा था। लेकिन जो ये कट ऑफ वेवलेंथ होती हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक वेव ये होती हैं, इनमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला। ग्राफ ऐसा था, ये क्या हो रहा है भाई, सीधा बनो, हाँ ऐसे ठीक है, ये इधर ऐसे बन जाओ। ग्राफ देखने को कुछ ऐसा मिला। जनरली जो ग्राफ होता है वो कट ऑफ वेवलेंथ से शुरू होता है और ऐसे बढ़ता है फिर ऐसे घट जाता है, ये होता कंटिन्यूअस के लिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो कुछ ये ऐसा देखने को मिला, बड़ा अजीब सा, ये ऐसा देखने को मिला, ऐसा देखने को मिला, ठीक है। और इसमें कहीं कहीं पर कुछ ऐसा मिला, यहां पर कुछ ऐसे पीक्स मिले, ठीक है, फिर ऐसे, फिर यहां पर कुछ पीक्स मिले, फिर ऐसे, फिर यहां पर कुछ पीक्स मिले, फिर ऐसे, और फिर लगातार इस तरह से चलता चला गया। मतलब क्या है कि कहीं कहीं पर ऐसे लैम्डा मिले हमें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास लैम्डा 1 है, ये हमारे पास लैम्डा 2 है, ये हमारे पास लैम्डा 3 है। इधर लैम्डा प्लॉट कर रहे हैं, इधर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ एक्सरेज की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर जनरल बात होती, जनरल बात, तो आपको लैम्डा 1 पर इतनी इंटेंसिटी देखने को मिलती, पर है कितनी, इतनी है। अगर हम लैम्डा 2 की बात करते तो इस पर आपको इतनी इंटेंसिटी देखने को मिलती, पर है कितनी, इतनी है। तो इस पर देखने को मिलता तो आप कहते कि इस पर इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, पर इस पर इंटेंसिटी इतनी मिली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितनी इंटेंसिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटेंसिटी उससे ज्यादा मिल रही है। उससे ज्यादा इंटेंसिटी कब मिल सकती है, तो आप बोलेंगे उससे ज्यादा इंटेंसिटी एक ही केस में मिल सकती है कि जब नंबर ऑफ फोटोन जो निकल रहे हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर वो कहीं और भी तरीके से बढ़ गए हों। तो कौन सा तरीका हो सकता है जिससे वो बढ़ सकते हैं, वो और डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उसी के बारे में कि यहां पर जो लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 जो हैं, इन्हीं को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। अब बात करते हैं इनके ओरिजिन की। इनका ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, तो उनका ओरिजिन हो कैसे सकता है। तो याद होगा हम लोगों ने एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा था, जो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें डिटेल में पढ़ा था एटॉमिक कोलिजन। वो उसके बिहाफ पर हम इसके ओरिजिन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। कैसे, चलिए हम यहां पर 2 फिगर बनाएंगे, वैसे हम बनाएंगे तो एक ही नहीं, चलो 2 बना देते हैं, आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। यहां पर हमारे पास हो गया न्यूक्लियस और इसके बाद हैं यहां पर ऑर्बिट, ये पहला सेल, ठीक है, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। आप बनाते रहना इसी को, ठीक है, आप बनाते रहना ठीक से। हम इधर एक और बना लेते हैं क्योंकि हमें एक और की जरूरत पड़ने वाली है।
पहला हो गया, यहां पर हम इस कलर से बनाने वाले हैं इसे, ठीक है, एक दूसरे में ओवरलैप ना कर जाए इसलिए ऐसा। एक और बना देते हैं बस, ये ऐसा। अब सुनना ध्यान से, इनका ओरिजिन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पर जो मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन चला वो ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की पहले से है, ठीक है। और यहां पर ये जो मेटल है, टारगेट मेटल का एटम है, टारगेट मेटल एटम, दोनों में यही है, सेम है, ठीक है। दोनों एक ही हैं, पर हम दो फिगर अलग अलग बनाए क्योंकि दो चीजें अलग अलग समझनी है। क्या हो सकता है, यहां देखिएगा ध्यान से, इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें मान लेते हैं खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। आप इलेक्ट्रॉन बना लेना, हम ऐसे डायरेक्ट बना देते हैं। अब इसमें पता है लास्ट वाले में हाफ फिल्ड है, फुल पार्शियली फिल्ड है, कुछ भी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी रख रहा है, क्योंकि एक्सेलरेट जो करवाया गया था, याद होगा, यहां जो एक्सेलरेट करवाया गया था वो पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल किलो वोल्ट में था। तो पोटेंशियल अगर किलो वोल्ट में रहा होगा तो इसके पास एनर्जी भी किलो वोल्ट में रही होगी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से चलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा। मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से चला, यहां से चला, और हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे ओरिजिनेट हुई हैं। तो ये यहां से चला मान लेते हैं इधर से, और ये यहां से चल करके इधर आया, ऐसा कुछ, यहां से चला, इधर से चल करके आया, इससे टकराया, और टकराने के बाद इसको अपने साथ लेके चला गया। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो था, ये इलेक्ट्रॉन क्या था, मेटल से निकला हुआ, मेटल कैथोड से, कैथोड वाली जो मेटल थी उससे निकला हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन और है नॉकआउट इलेक्ट्रॉन, ये बाहर से निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन है। मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखने वाला जो इलेक्ट्रॉन है आया और इससे टकराया पहले सेल के इलेक्ट्रॉन से, और उसको अपने साथ लेके चला गया, इतनी हाई एनर्जी रखता था। तो ये हो गया के सेल, KLMN, ठीक है। तो इसको अगर लेकर के चला जाएगा इस जगह से, तो आप ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, यहां पर जो टारगेट मेटल ली जाती है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर तो बहुत हाई रहता है। एटॉमिक नंबर में क्या होते हैं, या तो हम लोग मॉलिब्डेनम ले लेते हैं, टंगस्टन, या फिर मॉलिब्डेनम लिया जाता है, टंगस्टन या फिर मॉलिब्डेनम लिया जाता है, जिनके जेड की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। और अगर इनके जेड की वैल्यू काफी ज्यादा होती है तो इनके जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनमें जो गैप लिखा जाएगा या एनर्जी जो लिखी जाएगी वो भी काफी ज्यादा होगी। तो अगर एनर्जी काफी ज्यादा होगी तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। अब सुनना ध्यान से, इसी को हम यहां पर बनाते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर सुनना ध्यान से। तो अब क्या हुआ, वही फिगर है, अब समझाने के लिए आपको हम इधर ले आते हैं इसे। अब सुनना क्या था, यहां पर क्या हो गया, खाली जगह बन गई, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, ये था KLMN, ठीक है। तो यहां पर K सेल के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब कभी भी इनर सेल के अंदर वैकेंसी क्रिएट होती है तो अपर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर आते हैं, ठीक है। तो अपर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया, तो आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिट से आया, तो ये हमारे पास K, L से K में आया। तो हम इसे लिख देते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट L माइनस एनर्जी ऑफ K इज इक्वल टू में hc/λ आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया ये लिखना है तो आप लिखेंगे एनर्जी
m की माइनस एनर्जी k की, और इसको आप लिख देंगे hc/λ। इस वाले को आपसे लिखने को बोला जाए तो आप कहेंगे एनर्जी लिखी जाएगी n की माइनस एनर्जी k सेल की, और ये किसके बराबर होगा, hc/λ के। यहाँ फोटोन निकलेंगे, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो ऑब्वियस से एनर्जी रिलीज करेगा, और ये z हाई रखते हैं, इसका मतलब इनकी जो सेल की एनर्जी होगी वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होगी, तो उनके बीच का गैप भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में अगर रिलीज होगी, तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होगी। इन दैट केस जो हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ निकल के आएगी वो एक्सरे रीजन में लाई कर रही होगी। इसका मतलब है कि यहां पर जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां से जो फोटोन निकल रहे हैं, ये फोटोन निकल रहा है, ये फोटोन निकल रहे हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती वो भी लाई करती 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई कर जाती है। इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से भी ऐसा होता है कि यहां पर जो फोटोन निकलते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन वो फोटोन कंटिन्यूअस नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के ही होते हैं। वो स्पेसिफिक वेवलेंथ जैसे मान लीजिए कि यहां का गैप हो गया, यहां का गैप हो गया, यहां का गैप हो गया, इन सब के गैप के बीच के जो फोटोन निकलेंगे वही स्पेसिफिक लैम्डा को बढ़ा देंगे, जिससे इंटेंसिटी कुछ स्पेसिफिक लैम्डा की बढ़ जाती है। इन्हीं को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। याद है जब हम लोगों ने एटॉमिक कोलिजन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन मतलब कोई पार्टिकल जब जाता है और इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उस केस में वो एनर्जी देता है, तो देता है एनर्जी, तो कितनी एनर्जी देगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट भी करवा सकता है, तब भी वैकेंसी यहां पर क्रिएट होगी। तो जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सबको देख कर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ओरिजिन ऑफ एक्सरेज यहां पर देखो दिया गया, ओरिजिन ऑफ एक्सरेज को यहां पर डिस्कस भी कर लिया। थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आयो पढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हेन द एटम ऑफ द टारगेट मटेरियल आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल के ऊपर फेंके जाते हैं हार्ड, ठीक है, which possess enough energy to penetrate into the atom, एटम के अंदर ये पेनिट्रेट करने की एनर्जी रखते हैं, तो कहते हैं they knock out the electrons of the inner cell, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए के सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। when an electron is missing in K cell, जब K सेल से इलेक्ट्रॉन मिस हुआ तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेक्स्ट अपर सेल मेक्स अ क्वांटम जंप, क्वांटम जंप किया टू फिल द वैकेंसी इन के सेल की वैकेंसी को भरने लगा, जैसे यहां पर भी बताया। फिर क्या कह रहे हैं, इन द ट्रांजिशन प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी हुज फ्रीक्वेंसी लाई इन एक्सरे रीजन, और जब ये ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी जो रिलीज करता है वो एनर्जी जो होती है वो एक्सरे रीजन में लाई करती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है एक्सरे रीजन में लाई करती है। इसका फिगर हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है यहां पर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ये तो पॉइंट हो गया। ये भी बोल सकते थे कि ये ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन आए और इसी से टकराए, इलेक्ट्रॉन आए दूसरे वाले सबसेल का जो दूसरे वाला सेल है उससे इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाए, तो हाँ ऐसा हो सकता है, तो आओ उसको भी देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये है सेल, ये सेल है, ये सेल है, और इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, और यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया और टकराने के बाद इसको अपने साथ लेके चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो मेटल प्लेट से आया था, एनोड की मेटल से आया था। एनोड की मेटल ये समझ नहीं पा रहे हो तो यहां वापस आओ समझाते हैं। ये देखो यहां पर ये माइनस ये प्लस लगा है, इसका मतलब ये एनोड वाली मेटल हो गई, तो इस एनोड मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन हो गया यहां पर, ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन हो गया। साथ में इसको अलग से बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया KLMN, ये क्या हो गया, एल सेल का इलेक्ट्रॉन हो गया। एल सेल के इलेक्ट्रॉन को भी खींच के लेकर चले गए, तो एल सेल का इलेक्ट्रॉन भी यहां से चला गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अब क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से जाएगा तो उसके अपर वाले क्या होंगे, इसकी वैकेंसी को क्रिएट हुई जो उसको भरने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां हो सकता है,
इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां हो सकता है। तो देखो यहां पर स्पेक्ट्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये ट्रांजिशन लगातार इस तरह से हो रहे होंगे। इनके बीच में जो भी ये टारगेट मेटल का एटम है, टारगेट मेटल एटम, टारगेट मेटल का जो ये एटम है उसका जेड काफी ज्यादा है, तो उसका जेड अगर काफी ज्यादा है तो एनर्जी जो लिखी जाती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिखी जाती, सही से लिख दो थोड़ा अच्छा लगेगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिखी जाती। तो जेड अगर ज्यादा होगा, जेड बहुत ज्यादा होगा, तो उस केस में जो एनर्जी होंगी, एनर्जी किस में लिखी जाएंगी, ई जो लिखा जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी वो भी किस में लिखा जाएगा, वो भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो लैम्डा जो लाई करेगा 0.1 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब यहां से भी कुछ एक्स रेज निकलेंगी, ये एक्स रेज ही कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं तीसरे का हो जाए, तो बोलने को कुछ भी बोल सकते, तीसरे का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन उसमें आना शुरू कर देंगे, वहां से भी अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ निकलेंगी तो बता पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। इसमें कुछ टर्म होते हैं जो आपको याद रखने हैं, यहां वापस आओ बताते हैं इसी में। यहां पर या इधर ही बता देते हैं, और इधर जगह है, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी इसे हटा दो और इस वाले को आओ देखो अभी। यहां पर एक मिनट इसको थोड़ा सही कर लेना, एक को डिलीट किया गया। यहां पर आओ बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज, सीरीज ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज की जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है वो कैसी बनती है उनके बारे में आओ बात करना है हमें। तो यहां पर मान लीजिए कि टारगेट मेटल है, उसका न्यूक्लियस हो गया, ये हो गए उसके सेल, ये हो गया सेल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना यहां कि सीरीज कैसे बनती है। हमारे पास यहां पर सेल दिए गए हैं, ये है L, ये है M और ये है N, एक K तो लिखा ही नहीं गया, K L M N। ठीक है, मान लीजिए वैकेंसी क्रिएट हुई यहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई। तो अगर ये वैकेंसी क्रिएट हुई तो इनके कुछ नाम दिए जाते हैं, स्पेसिफिक नाम होते हैं। तो अगर वैकेंसी इस वाले में क्रिएट हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, ये भी ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, ये भी ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए कि ये आपसे कहा जाता है कि इसको नाम देना है आपको, तो ये आप बताएंगे कि ये है एक्सरे है, ठीक है, बढ़िया है। कौन से की है, तो के सेल की है, के सेल में इलेक्ट्रॉन फाइनली आ रहा है, तो एक्सरे है। या फिर अभी पहले इनकी एनर्जी लिख दो, तो एनर्जी अगर लिखेंगे आप तो एनर्जी लिखेंगे कहां से गया, ये एल से के में गया, तो एल से के में गया, एच सी बाई लैम्डा यहां से लिख देंगे आप। ठीक है, दूसरे वाले की बात करें, इस वाले को, तो कहेंगे आप ये किससे गया, तो ये गया है एम से, तो एम से गया है ये के में गया है, तो इसकी एनर्जी लिखी जाएगी एच सी बाई लैम्डा, मान लें लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है। ठीक है, और उसके बाद में इस वाले को अगर लिखना हो आपको बोला जाए तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू में ई एन माइनस ई के इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। अब इन स्पेसिफिक वेवलेंथ की बात करें तो इनके नाम जो दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, देखना ध्यान से। पहले को लिखा जाता है अल्फा बीटा गामा, जैसे लिखते थे वहां पर, पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वैसे यहां पर भी लिखते हैं। जैसे ये पहला है तो इसे लिखेंगे अल्फा के, ये अल्फा होगा, एच अल्फा किसका होगा, तो के का होगा। ठीक है, इस वाले को लिखेंगे आप तो ये होगा दूसरे का है ना, तो ये एच बीटा लिखा जाएगा के का। ठीक है, और यहां पर ये होगा एच गामा
और ये किसका होगा, तो K का होगा। इस तरह से नाम दिए जाते हैं, कुछ खास नहीं, स्पेक्ट्रल सीरीज इस तरह से बनाई जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें ट्रांजिशन ना होकर कहीं और ट्रांजिशन हो जाए। हाँ, अगर वैकेंसी इस वाले में L में क्रिएट हो जाएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, ठीक है, और आगे से भी इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, कोई नया नहीं है। अगला सेल होगा, अगर अगला सेल भी होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है। तो इसको लिखा जाएगा लैम्डा अल्फा, कौन से सेल का, तो L सेल का, ठीक है। और इस वाले को अगर आप लिखेंगे तो कहेंगे लैम्डा, ये बीटा है L सेल का, ये वाला जो होगा लैम्डा होगा, गामा होगा L सेल का। इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरे में भी तो जगह हो सकती है कि तीसरे में आ जाए, तो इसमें वैकेंसी अगर क्रिएट होगी तो यहां से यहां आया जा सकता है, यहां से यहां आया जा सकता है। तो यहां पर ये क्या है, एक्सरे की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इस तरह से टोटल बनाई जाती हैं, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं आप। तो अब देखा कि दो तरह की एक्सरेज हो गई, एक तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, जो कि कैसे होती हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लेकर के आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और अपने साथ लेकर के चला जाएगा, तो वैकेंसी क्रिएट होगी, तो उसके नेक्स्ट अपर लेवल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैकेंसी को भरने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर आप ये भी बोल सकते थे यहां पर कि चलो ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने मान लेते दूसरे इलेक्ट्रॉन ने पहले को भर दिया, तो दूसरे में एक जगह खाली बच गई, हाँ, दूसरे में अगर जगह खाली बच गई तो उसके ऊपर वाला उसे भर देगा, उसके ऊपर वाले में जगह खाली बच गई तो उसके ऊपर वाले को भर देगा। तो लगातार ट्रांजिशन चलते रहेंगे, इससे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज लगातार प्रोड्यूस होती रहेंगी। तो कंटिन्यूअस एक्सरे और यहां पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज दो होती हैं, जिसकी वजह से ये ग्राफ देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आओ देखो, बताओ क्या होगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, इधर इंटेंसिटी है, इधर यहां पर बताया गया कि इधर लैम्डा प्लॉट किया गया है और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा, फिर ऐसा चला गया, ठीक। आपसे पूछा गया कि इसमें लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ठीक है, और इसमें लैम्डा अल्फा है, ठीक है, के अल्फा है, ऐसे लिख लो, के अल्फा है, और एक लैम्डा है, के बीटा है, लैम्डा के बीटा है। तो एक के अल्फा है और एक के बीटा है। अब आपसे पूछा गया, बताइए के अल्फा और के बीटा अगर दोनों हैं तो इसमें कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। सुनना क्वेश्चन ध्यान से। एक क्वेश्चन ये बनाया गया, इसमें लैम्डा और लैम्डा 2 दिए गए हैं जो कि शार्प पॉइंट के ऊपर वेवलेंथ है, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक वेव एक्सरेज हैं। तो इसमें लैम्डा एक के अल्फा एक के बीटा है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि बताइए कौन बड़ा कौन छोटा होगा, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहां से देखना, इसमें यहां पर कौन सा, मतलब ये बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा का क्या मतलब, आप बताएंगे कि लैम्डा 2 बड़ा है और लैम्डा 1 छोटा है, लेकिन लैम्डा 1 लैम्डा 2 में से कौन के अल्फा होगा कौन के बीटा होगा, तो आप बताएंगे लैम्डा 2 की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी गैप होगा वो तो कम होगा, और लैम्डा 1 की वैल्यू कम है, इसका मतलब उससे जो एसोसिएटेड होगा एनर्जी गैप वो ज्यादा होगा। तो एनर्जी गैप ज्यादा कब मिलता है, यहां वापस आओ, यहां वापस आओ, एनर्जी गैप ज्यादा कब मिलेगा, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है, तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वो बीटा मिलेगा, एनर्जी गैप कम होगा तो अल्फा मिलेगा। तो यहां पर बस लिख दो, यहां पर क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा लैम्डा 1, लैम्डा ज्यादा मतलब एनर्जी गैप कम, तो यहां पर ये हो जाएगा लैम्डा के अल्फा, और ये हो जाएगा यहां पर लैम्डा के अल्फा, और ये हो जाएगा लैम्डा के बीटा। कैसे, लैम्डा के बीटा की एनर्जी ज्यादा, उल्टा हो गया, यहां पर के बीटा होगा और ये हो जाएगा के अल्फा, क्योंकि के अल्फा में एनर्जी कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, के बीटा में एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। चलो एक एग्जांपल भी कर लिया, अब आओ इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ढंग के क्वेश्चन लिखा है, के अल्फा एक्सरे एमिशन लाइन ऑफ टंगस्टन अकर्स एट वेवलेंथ दिस, ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन के एंड एल लेवल इन दिस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि के अल्फा एक्सरे, के अल्फा एक्सरे का मतलब समझते हो, के सेल है और यहां पर के एल सेल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आता है तो उस केस में जो लैम्डा निकलेगा वो होगा के अल्फा का,
कहा इनके बीच का एनर्जी गैप बताओ, तो लैम्डा दिया गया है, एनर्जी गैप बताना है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। यहां से डायरेक्ट लिखेंगे एनर्जी गैप बताने के लिए, एनर्जी गैप डेल्टा ई इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दो ई एल माइनस ई के इज इक्वल टू में लिखा जाएगा एच सी बाई लैम्डा, तो 12/400 लिख दो डायरेक्ट, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई में यहां पर लिखेंगे आप लैम्डा, लैम्डा किस में दिया गया है, एंगस्ट्रॉम में रखना चाहिए हमें, तो ये 0.021, ठीक है। ये पावर लिखी जाएगी -9 में, -9 लिखी जाएगी पावर, ध्यान रखना -9 में पावर लिखी जाएगी, -9 में, लेकिन हमें चाहिए -10, तो -10 कब बनेगी, राइट साइड में पॉइंट बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 0.21, तो इसे लिख सकते हैं आप 0.21 एंगस्ट्रॉम, तो ये एंगस्ट्रॉम में आ गया, सॉल्व कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, तो कितना बनेगा ये, रुको थोड़ा, यहां पर है 12400 डिवाइडेड बाय में 0.21, ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 59047.61, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप लिखना चाहते हैं तो 1234, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है आपको, तो 123 तो 3 हो जाएगा, तो 59.047 ये हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लगभग में क्या लिख सकते हैं आप, 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आ जाएगी, दोनों के बीच का एनर्जी गैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नहीं पहले चलो लॉ समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया है लॉ। क्या कहता है ये, तो ये कहता है बेसिकली, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, देख लो, मोजलेज एक्सपेरिमेंट कहता है, मोजले मेजर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो हम अभी पढ़ रहे थे उनकी इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी निकाली फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के लिए, एंड प्लॉटेड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट पोजीशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन नंबर का मतलब समझते हो, जेड के अगेंस्ट इसे प्लॉट किया, और उन्होंने देखा कि जो ग्राफ निकल के आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन तो है बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो रिलेशन ऐसा था। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि कुछ ऐसा दिया गया है और कुछ ऐसा दिया गया है, इधर आपसे कहा जाता है कि आपने इधर रूट एफ को प्लॉट किया है, मतलब फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट प्लॉट किया है, और इधर प्लॉट किया है आपने जेड को, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का निकल के आया, स्ट्रेट लाइन आई, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रही थी, ठीक है। ये ग्राफ निकल के आया, ये मान लीजिए किसी Z1 के लिए है, तो इसके अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी है रूट में F1 है, और फिर अगला है वो Z2 के लिए है, तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई वो रूट में F2 है, और फिर यहां से निकाला ऐसा, फिर उसके बाद में यहां से निकाल लिया, तो यहां पर F3 निकल के आई रूट में, और ये Z3 निकल के आया। इस तरह से सॉल्व करते चले गए, पूरा ये ग्राफ निकल के आया, और ये स्ट्रेट लाइन तो था बट ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था। इन्होंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी का रूट होता है, पहले इन्होंने जो बताया था वो कहा था जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो Z माइनस बी के होता है। यहां पर जो f का रूट निकल के आया वो a इंटू जेड माइनस बी लिखा जाता है। यहां पर जो b होता है और ये कांस्टेंट होता है, इसको बोला जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जनरली अगर कुछ भी नहीं दिया गया होगा, कुछ भी मेंशन ना किया, तो b इज इक्वल टू 1 लिखना आप लोग, ठीक है। a की वैल्यू क्या होती है, ये गिवन होती है, आप लोगों को गिवन होती है, ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको बताई जाएगी, ये बताई जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ, मोजले सर ने डेरिवेशन किया एक पूरा, या कह सकते हो एक एक्सपेरिमेंट डाटा लिया। उन्होंने क्या किया, पहले फ्रीक्वेंसी जो भी टारगेट मेटल थी, टारगेट मेटल को बदलते गए, कभी टंगस्टन, कभी मोलिब्डेनम, कभी कॉपर, कभी जिंक, कभी क्रोमियम लगा लिया, कभी कोबाल्ट लगा लिया, कभी निकल लगा लिया, बदलते गए। फिर सबके लिए कैरेक्टरिस्टिक जो वेव एक्सरेज थी उनकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लिया और एक ग्राफ बना दिया। वो ग्राफ कुछ इस तरह का आया, और वो जो रिलेशन दिया इन्होंने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है वो लिखा जाता है a टाइम्स जेड माइनस बी, जहां पर b को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया होता है तो 1 ले लेते हैं हम, a होता है यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस तरह से आप ये पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बात करता है। क्वेश्चन पहला दिया गया है, कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फॉर जिंक। जिंक के लिए बताया है इन्होंने वेवलेंथ,
ठीक है, 1.42 है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे। के अल्फा एक्सरे पहले के लिए दिया, दूसरे के लिए पूछा है। अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं मॉलिबेडेनम के साथ तो बस ठीक है, मॉलिबेडेनम के साथ रिप्लेस करेंगे तो आप कहेंगे कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती एफ वो लिखी जाती ए टाइम्स जेड माइनस बी। ठीक है, अब याद होगा कि जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है अगर एक्स रेज है, अगर किसी वैक्यूम में चल रही होंगी तो सी से चलेंगी, तो C इज इक्वल टू में एफ इंटू लैम्डा लिखा जाता है, तो F इज इक्वल टू में C बाई लैम्डा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो यहां पर क्या लिख देते हैं हम, C बाई लैम्डा का स्क्वायर रूट लिख देते हैं क्योंकि वेवलेंथ चाहिए हमें, यहां पर Z माइनस बी हो जाएगा। अब दो अलग अलग केस में हमें इसे फार्मूले को लगाना है तो लगा दो। सबसे पहले यहां लिख देंगे C बाई लैम्डा, लैम्डा कितना दिया गया है, या C बाई लैम्डा 1 डायरेक्ट लिख दो, इज इक्वल टू में A, और यहां पर आप लिख देंगे A की वैल्यू देखो के अल्फा है तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। अभी हम आपको शॉर्टकट रुकिए यही बता देते हैं हम पहले कि आप कैसे लगाया करेंगे। तो आप यहां पर लगाएंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में R, यहां पर होता है जेड स्क्वायर तो आप उसको लिख देंगे जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, और 1 बाई N1 का स्क्वायर या Ni का स्क्वायर माइनस 1 बाई NF का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे आप। तो अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक जो और एक्स रेज होंगी, एक्स रेज जो होंगी उनकी वेवलेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जेड यहां पर बदला जाता है, इफेक्टिव होता है। समझ लो ऐसे, मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहां पर एक सेल, दूसरा सेल ये हो गया। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम इसके जेड की बात करते हैं कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, तो कहोगे मान लेते हैं इसका प्लस जेड ई है, इस पे ई है, तो इस पर इधर के अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। लेकिन बात एक ये भी है कि यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन अंदर के सेल में, तो ये इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला नेट जो जेड इफेक्टिव होता है वो कम हो जाता है, और जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है जेड माइनस सम कांस्टेंट बी लिखी जाती है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने और अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन बस यहां इंफॉर्मेशन है, याद रखना है इस तरह से। तो फार्मूला अगर निकालना हो लैम्डा का तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ बात करते हैं आगे। तो हमने क्या किया, पहले मेटल के लगाना शुरू किया, ए लगा दिया, जेड कितना दिया गया 30 दिया गया है, और माइनस में 1 लिख दिया, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा किसके लिए यूज करना, तो कह रहे हैं मॉलिबेडेनम के लिए लिखो, तो आप लिखेंगे C बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में A। ठीक है, और साथ में यहां पर लिखेंगे आप 42 माइनस 1, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन सेकंड मान लो इसे। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में CC कैंसिल, A से A कैंसिल, यहां पर बन जाएगा 29 डिवाइडेड बाई में 41। ठीक है, अब हम यहां से आपसे पूछना चाहते हैं कि लैम्डा 2 क्या आएगा, तो आप कहेंगे 29 बाई 41 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इनटू में लैम्डा 1 बनेगा जो कि लिखा 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो आप बताइए यहां से कितना बनेगा, हम लिख देते हैं, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 29 डिवाइड कर दो 41 से, जो है उसको और डिवाइड कर दो 41 से, कर दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.42 से, यहां से अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आएगी 0.7104 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आपको मिलने वाली है यहां से। ये पॉइंट इधर उधर क्यों हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सही किया कि नहीं किया। 29 ठीक है, और वो 41, तो 29 इंटू 29 ये 841 हो गया, डिवाइड करना है 41 से। ठीक है, दोबारा फिर 41 से डिवाइड करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कराना है 1.42 से, यही वैल्यू निकल के आएगी, तो 0.71 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगी वैल्यू। ठीक, आगे आओ बात कर लेते हैं। आगे कहा है इफ द के अल्फा रेडिएशन फॉर मॉलिबेडेनम has wavelength this, calculate the wavelength of corresponding radiation of copper। ठीक है, के अल्फा, ठीक है, के कॉपर के लिए दिया गया है 29। ठीक है, 29 कॉपर है, assuming b is equal to 1, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। यहां पर यहां कुछ नहीं कहा था तो b को वैसे भी हम लोगों ने 1 ले लिया था, यहां पर कह दिया तो चलो 1 और ले लेते हैं, कुछ बदलेंगे थोड़ी। तो यहां पर आप कहेंगे लैम्डा 2, अब डायरेक्ट लिखेंगे लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा जेड माइनस बी, तो यही लिखा जाएगा 42 माइनस 1 डिवाइडेड बाई में 29 माइनस 1। चलो ठीक है, लैम्डा 2 अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे यहां पर बन जाएगा 41, यहां पर 28 बनेगा, और इसका कर देंगे स्क्वायर, इनटू में जो वेवलेंथ पहले दे रखी थी तो 0.71 दे रखी थी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा यहां से,
तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 41 डिवाइडेड बाई में मिल जाएगा 28 डिवाइडेड बाई में 28। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा देना है 0.71 से, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.52223। बस इतना ना लिखो, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 की वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आओ, आगे कह रहे हैं कि पढ़ो पहले, कह रहे हैं कोबाल्ट टारगेट है। ठीक है, इज बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इज मेजर्ड। ठीक है, ए सेकेंड फेंटर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो फाउंड। ठीक है, बिकॉज ऑफ एन इम्प्योरिटी द टारगेट। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन इज दिस। ठीक है, कोबाल्ट के लिए इतना है कह रहे हैं कि, और इंप्योरिटी जो ऐड की जा रही है उसके लिए इतना अलग से आया। तो इन्होंने कहा व्हाट इज द इंप्योरिटी, इंप्योरिटी क्या है, तो बता दो इंप्योरिटी कैसे निकालेंगे आप। कोबाल्ट के ऊपर टारगेट किया गया और कोबाल्ट के साथ इंप्योरिटी कोई और भी मिली हुई है, तो आप यहां से बताएंगे लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, इसका स्क्वायर रूट, यहां पर आप लिखेंगे Z1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई में Z2 माइनस 1। बी की वैल्यू 1 हम यहां लेके चलेंगे, तो अगर लैम्डा 2 हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 दोनों दिए गए हैं आपको इस बार। तो लैम्डा 2 दिया गया 143.5 डिवाइडेड बाई में यहां पर 178.9 और इसका स्क्वायर रूट होगा, यहां पर Z1 माइनस 1 तो पहले 27 था तो 27 माइनस 1 और बाद में इसमें कौन मिलाया गया कुछ पता नहीं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो तो ये वैल्यू कितनी बनेगी जरा चेक करते हैं। 143.5 डिवाइडेड बाई में 178.9, ये वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0.8021 आएगी, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई में Z माइनस 1। तो अगर Z माइनस 1 की वैल्यू हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे 26 और डिवाइडेड बाई में रूट के अंदर 0.8021। तो चलिए बोलिए, तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 0.8021, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाई में 0.8956 के करीब वैल्यू जाने वाली है। ठीक है, तो यहां से आप कहेंगे 26 डिवाइडेड बाई 0.89। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 29.21 के करीब वैल्यू। तो यहां से आप Z जब निकालेंगे तो वो मिल जाएगा 30.21, तो यहां से Z अप्रॉक्स आप लिखेंगे 30 और 30 Z किसका होता है तो याद होगा वो जिंक का होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो इंप्योरिटी ऐड की गई है वो जिंक की इंप्योरिटी है। देखो फार्मूले कितने इजी हैं, बस आपको लगाने आने चाहिए। ठीक है, आगे आओ बात कर देते हैं, इसमें भी आइडेंटिफाई करना इंप्योरिटीज को। सुनो सब सारी बातें। सबसे पहले क्या कहा है, एन एक्सरे ट्यूब विथ कॉपर, कॉपर का 29 होता है, नहीं दिया तो लिख लो अपने मन से। टू बी फाउंड इज फाउंड टू बी इमिटिंग लाइन्स अदर देन दोज ऑफ कॉपर। ठीक, के अल्फा लाइन ऑफ कॉपर इज known to have the wavelength this। ठीक है, एंगस्ट्रॉम एंड अदर के अल्फा ऑब्जर्व, 2 अल्फा ऑब्जर्व किए गए। तो एक काम करो, पहले इसको और इसको सॉल्व करके पहले इंप्योरिटी निकाल लेते हैं। तो लैम्डा 2 तो 0.7090 और डिवाइडेड बाय में लैम्डा 1 लिख देते हैं फार्मूला हम, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर रूट जो होगा वो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई में Z2 माइनस 1 लिखा जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, Z2 लैम्डा 2 0.7090 डिवाइडेड बाई में वहां आ जाएगा 1.5405, इसका स्क्वायर रूट यहां पर हो जाएगा 29 माइनस 1, क्योंकि कॉपर की बात कर रहे हैं, इंप्योरिटी जो ऐड की गई उसका पता नहीं। तो यहां से आपसे Z माइनस 1 पूछा जाए तो आप बताएंगे 28 इंटू में इसका स्क्वायर रूट आने वाला है। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। तो जब ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये आएगा 1.5405 और डिवाइडेड बाई में 0.7090। पहले इनको डिवाइड करो, 1.5405 डिवाइड करो 0.7090, ये आ जाएगा 28 इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर 2.17। तो यहां से Z की वैल्यू कितनी आने वाली है, चलो 2.17।
तो 1.47 आ जाएगा। तो 1.47 मल्टीप्लाई करा दो 28 से और इसमें जोड़ दो 1, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 42.16। और ये किसके लिए होता है? तो मॉलिबेडनम के लिए होता है। अभी लिखते आ रहे हैं ना, मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम। चलो ठीक है। दूसरी इंप्योरिटी कैसे आएगी? दोबारा लगा दो इसे, इसी फार्मूले को। तो आप कहेंगे कि दूसरी वाली जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 1.6578 डिवाइडेड बाय में पहले कितनी थी? तो 1.5405 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में यहां पर लिखेंगे आप 29 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, क्योंकि दूसरा वाला जेड फिर नहीं पता हमें। तो यहां से अगर आप जेड निकालेंगे तो वो आ जाएगा 29। 29 क्यों? 27 को बाल 28 निकल, ये 28 निकाल लेना आप अपने हिसाब से। जेड ये किसके लिए होता है? निकल के लिए होता है। ठीक। यहां पर एक अगला एक्सपेरिमेंट है जो आपको बताना है, वो है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या करता है? वो एसएच आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ रोल प्ले नहीं करता, लेकिन ये प्रेडिक्ट करके कंक्लूड करके क्या देता है आपको, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले इसका सेटअप आप देखिए। सेटअप ये है कि यहां पर एक फिलामेंट लगाया गया। फिलामेंट का ये फिलामेंट वोल्टेज है, फिलामेंट वोल्टेज है, फिलामेंट वोल्टेज हो गया। इस फिलामेंट वोल्टेज के सामने एक प्लेट लगाई गई। जब फिलामेंट ये गर्म होगा तो प्लेट गर्म होगी, तो यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर चलेंगे। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन ये निकल के चलेंगे। यहां पर हर बार की तरह वैक्यूम क्रिएट नहीं किया गया, इस बार मरकरी वेपर भरी गई है। मरकरी वेपर भरी गई है। मरकरी क्यों भरी गई? तो मरकरी जानते हैं वेपर फॉर्म में हम इससे भर सकते हैं इसके अंदर। साथ में ये क्या है? मेटेलिक है, मेटेलिक है, तो इससे इलेक्ट्रॉनों को निकालना भी इजी हो जाता है। ठीक। सामने यहां पर एक तार से बनी या कह सकते हो मेटल वायर से बनी एक ग्रिड लगी है जो एनोड की होगी। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इनका पोटेंशियल कम, इनका पोटेंशियल ज्यादा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेट होने के बाद में ये ग्रिड में, ऐसा नहीं कि ग्रिड पर जाएंगे रुक जाएंगे, ग्रिड में छेद हैं प्रॉपर, उनसे ये पास करेंगे। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेट करेंगे, उसके बाद यहां से यहां तक फिर से इन्हें क्या किया गया है? रिटार्ड किया गया है, रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया गया है। और यहां पर एक अमीटर लगा है जो इस रीडिंग को पढ़ेगा। अमीटर की रीडिंग जो ली जाती वो बहुत सेंसिटिव होती, कि कम अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो भी ये सेंसिटिवली बता पाए कि हाँ करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये तो सेटअप हो गया। इसमें ध्यान रखना, यहां पर ये मेटल प्लेट हो गई, ये जैसा हम लोगों ने कूलिस ट्यूब में देखा था सेम वैसा ही है। यहां पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट लगा है कि इसमें मेटेलिक ग्रिड लगी है, या कह सकते हो तार से बना एक जाल लगा है। इसके अंदर मरकरी वेपर भरी गई, वैक्यूम नहीं है। कलेक्टर प्लेट है ये वाली, और यहां पर अमीटर जो लगाया गया सेंसिटिव है। यहां पर ये वेरिएबल रजिस्टर तो है, वेरिएबल तो है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, लेकिन यहां पर रिटार्डिंग वोल्टेज भी है। ठीक। अब सुनना ध्यान से, यहां से जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहां से यहां तक एक्सेलरेट होंगे E इंटू में VA से। ये इनके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनके पास 0 है तो ये एनर्जी इतनी आ जाएगी वहां तक एक्सेलरेट होने में। अब इसको पार करके यहां आगे की तरफ बढ़ेंगे, होगा ऐसा। तो इसको पार करके जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया गया, इसका मतलब ये इनकी एनर्जी को कम करवाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां से चले, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से चले, इनके पास एनर्जी जो इधर की तरफ जा सकते हैं, ये जा सकते हैं। कुछ के पास एनर्जी इतनी नहीं जो इधर की तरफ जाए, तो ये वापस लौट जाएंगे, ये वापस लौट जाएंगे। तो जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहां से यहां आने में इन्होंने जितनी एनर्जी गेन कर ली, खूब सारी एनर्जी गेन कर ली, तो उस केस में क्या हुआ, यहां से ये आगे बढ़ करके गए, लेकिन यहां पर उन्होंने रिटार्ड किया। जब रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया गया तो वहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी बची ही नहीं, तो ये वापस चले गए। ठीक। यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेंगे इस कलेक्टर प्लेट के ऊपर, तो उनकी वजह से सर्किट कंप्लीट होगा और इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी, उस करंट की वैल्यू को पढ़ा जा सकता है। तो फ्रैंक और हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे, गोस्टॉफ हर्ट्ज था इनका नाम, गोस्टॉफ हर्ट्ज, इन्होंने लोगों ने क्या किया, कंक्लूड किया एक रिजल्ट। उन्होंने कहा कि चलो इस एम्पियर जो ये अमीटर लगा है इसकी करंट को लिखो वाई एक्सिस के ऊपर, और इसका जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उसको इधर प्लॉट करो। ठीक है, अब ये प्लॉट किया गया तो इसका जो रिजल्ट आया वो बड़ा शॉकिंग आया। वहां पर देखा गया जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे लगाते चले गए, तो उस केस में हुआ यूं कि यहां पर देखो पहले जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते गए तो करंट बढ़ती गई, ये करंट बढ़ती गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, फिर पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट कम हो गई, करंट कम हो गई। उसके बाद फिर पोटेंशियल बढ़ाया, फिर करंट की वैल्यू बढ़ गई।
उसके बाद फिर बढ़ाया वोल्टेज तो करंट की वैल्यू फिर से घट गई। इस तरह से फिर से पोटेंशियल बढ़ाया, करंट की वैल्यू फिर से बढ़ गई, फिर कम किया तो करंट की वैल्यू फिर से कम होती चली गई लगातार। तो करंट की वैल्यू जो कम हो रही है वोल्टेज बढ़ाने के साथ, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो आप बताएंगे कि रीजन बिल्कुल साफ है कि यहां पर जो मरकरी वेपर भरी गई है, मरकरी वेपर में कुछ इस तरह का ये पूरा ऐसा होगा सिस्टम, ये ऐसा होगा। यहां पर जब वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से जो चल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, नंबर जो उनका कम होता, पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी अगर उनका नंबर कम होता है, इसका यही मतलब हुआ कि जो यहां से ये एनर्जी लेवल है, यहां का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है, जो कि कर सकता है, एनर्जी अगर इसे मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी लेकर के आ रहा है इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये यहां से यहां ट्रांजिशन कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो कि ये अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा इससे, और जब ये अब्सॉर्ब किया जाएगा तो उससे ट्रांजिशन होंगे उसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से तो चलेंगे पर इस कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वो कलेक्टर प्लेट तक अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे तो करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, ये जो डायग्राम बनाया गया है, कह सकते हो जो ग्राफ बनाया गया एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, इसकी खास बात देखो ये है कि पहले यहां पर देखो, पहली बार ये करंट यहां पर कम हुई, जब वोल्टेज बढ़ाया गया पहली बार करंट की वैल्यू कम हुई, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते गए, अगली बार जो मिनिमम मिला करंट का वो ठीक 4.9 वोल्ट के बाद मिला, फिर उसके बाद बढ़ाया कम किया तो ठीक 4.9 वोल्ट के बाद फिर मिला। इसका मतलब हर एक 4.9 इलेक्ट्रॉन मतलब वोल्ट के बाद में इसमें लगातार ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि ट्रांजिशन हो रहे होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जहां जाना है तो ये L हो गया, ये K हो गया और ये L हो गया, तो एनर्जी चाहिए होगी EL माइनस EK। इतनी एनर्जी अगर यहां से मिल जाए, इस इलेक्ट्रॉन से अगर इसे मिल जाती है तो ट्रांजिशन हो जाएगा, और अगर ट्रांजिशन हो जाएगा तो उस केस में क्या हुआ, एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई, तो एनर्जी खत्म हो गई तो वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि वोल्टेज को हर 4.9 वोल्ट तक बढ़ाते जाओ, वोल्टेज हर बार 4.9 वोल्ट बढ़ता जाएगा। तो अगर इस तरह से वोल्टेज को लगातार बढ़ाओगे और हर बार करंट की वैल्यू कम मिल रही है, इसका मतलब यही है कि यहां पर कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज के इंटरवल के बाद ही करंट अपने आप को कम करती है। इसका मतलब वही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं, इसका मतलब ये बोल सकते हो वही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और वही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब हम यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सम स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल, और जो एनर्जी लेवल पॉसिबल होते हैं, या फिर कह सकते हो जो ऑर्बिट पॉसिबल होंगे, स्पेसिफिक ऑर्बिट भी पॉसिबल होंगे, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है। तो बोलोगे स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो बोहर ने भी दिया था। हाँ, बोहर ने भी दिया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता है कि हर एक एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है, केवल स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ही पॉसिबल हैं, जो कि यहां से इस ग्राफ से देखने को मिल रहे हैं कि 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर आप देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां पर हो जाता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां होगा तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, करंट की वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी। तो इससे ये पता लगाया गया कि मरकरी वेपर जब भरी जाती है तो उसमें करंट की वैल्यू कम कैसे होती है, या जो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल स्पेसिफिक होते ही क्यों है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उसे प्रूफ करता है ठीक से। जैसे हम लोगों ने देखा था जो बोहर्स का क्वांटाइजेशन रूल था वो बाद में एक्सप्लेन किया गया था डी ब्रॉगली की वजह से, वैसे ही आप बोल सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स जो पॉसिबल हैं उसको भी अगर हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करें तो हम फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज ब्रेक्स लॉ। ये क्या बताता है, तो ये ब्रेक्स लॉ ये बताता है कि जनरली हम बात करते हैं, सुनना ध्यान से, ब्रेक्स लॉ यूज किया जाता है
टू फाइंड इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस को फाइंड करने के लिए किया जाता है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अगर बात की जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या दो एटम के बीच में कितना स्पेस है उसको फाइंड करने के लिए काम में लिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टलोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफी बोला जाता है। तो याद होगा एप्लीकेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें पढ़ा था क्रिस्टलोग्राफी में हम एक्सरेज का यूज करते हैं। चलो आओ बात करते हैं। याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन इनमें ना होकर के डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन अगर हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में करवाना होता है उस केस में क्या होगा चाहिए? लैम्डा जो होना चाहिए वो कंपेरेबल होना चाहिए ए के। ए क्या है? ये है डायामीटर ऑफ ओरिफिस, कोई होल हो सकता है या फिर कह सकते हो कोई ऑब्स्टेकल हो सकता है, कोई स्लिट हो सकती है, छोटी सी कोई स्लिट हो सकती है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो। तो इनका अगर इसके बराबर में हो जाए, मतलब कंपेरेबल हो जाए, लैम्डा ए के कंपेरेबल हो जाए, उस केस में क्या होगा? यहां पर डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अब खुद सोचो प्रैक्टिकली क्या हम इतने छोटे बना सकते हैं? क्योंकि लैम्डा जो होता है इनका, लैम्डा वो किस ऑर्डर में लाई करता है? तो इनका लैम्डा लाई करता है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब तक तो याद हो गया होगा, 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। और इतने छोटे यहां पर हम ऑब्स्टेकल या फिर ओरिफिस नहीं बना सकते। तो उस केस में क्या होता है? जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है वो तो बहुत कम होता है क्रिस्टल के अंदर। तो मान लीजिए कि ये यहां पर एक एटम है, दूसरा एटम यहां है, तीसरा एटम यहां, बहुत जूम करके बनाया गया, इतनी दूर नहीं होते, ध्यान रखना। ये एक अगला यहां है, फिर अगला यहां है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर अगला यहां है, अगला यहां है, और ये यहां पर हो गया, फिर ये यहां हो गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मान लीजिए पहली वाली सरफेस हो गई, उसके बाद में इनके बीच में जो गैप दिया गया है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो दिया गया है वो डी है। इस एटम और इस एटम के बीच का स्पेस डी है। उसके बाद दूसरी लेयर है यहां एटम की, इस तरह से है, इनके बीच का ये गैप हो गया है। डी को क्या बोला जाता है? इंटर एटॉमिक स्पेस होता है ये। तो इंटर एटॉमिक स्पेस अगर डी होगा, इसके ऊपर आप मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए आपने एक वेवलेंथ गिराई लैम्डा, ठीक है, और फिर वो इधर चली गई, ठीक है, और दूसरी मान लीजिए आपने गिराई इसके ठीक साथ में, ठीक है, इसके ठीक साथ में यहां पर गिराई, ये यहां पर आपने गिराई, वो इधर चली गई, ठीक है। तो इधर एक्सरेज आके गिर रही हैं, इधर से एक्सरेज आकर के गिर रही हैं, ये एक्सरे आकर के गिर रही हैं और इधर चली जा रही हैं। तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली डी निकालना है कि जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है क्रिस्टलोग्राफी में काम आता है। तो ये इंटर एटॉमिक स्पेस हम कैसे पता कर सकते हैं? तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनके बीच का गैप ये है जो कि किसके बराबर है? कहेंगे आप डी के बराबर है। सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज थीटा। कोई बात नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, तो आप बोलेंगे पाथ डिफरेंस यही तो होगा, यहां पर 90 का एंगल, यहां पर 90 का एंगल गिरा दो। आप बोलेंगे थीटा है, तो इनके बीच का जो गैप होता है वो तो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है थीटा। तो यहां पर भी थीटा सेम रहेगा, क्योंकि ये जो होता है वो एंगस्ट्रॉम के इस ऑर्डर का जाएगा। तो यहां का थीटा कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। थीटा, ये थीटा तो अंदर 90 माइनस थीटा, तो देखो ये एंगल थीटा बन जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा बन गया तो उम्मीद करते हैं कि यहां से यहां का जो ये पाथ डिफरेंस होगा आप बता पाएंगे डी थीटा, तो ये बन जाएगा डी साइन थीटा। ठीक इसी तरह से यहां वाला भी गैप क्या बन जाएगा? डी साइन थीटा बन जाएगा। तो अगर दोनों रेज यहां से चल रही हैं, मतलब एक्स रेज दोनों यहां से चल रही हैं और यहां पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड लैम्डास की बात करें आप, या फिर बात करें कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है,
इन दैट केस क्या होगा, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, तो 2d साइन थीटा होगा, और ये किसके बराबर आप कर देंगे, एन लैम्डा के बराबर होगा। तो यहां से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू आ जाएगा एन लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2 साइन थीटा। यहां से आप इंटर एटॉमिक स्पेस की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। याद होगा जब हम लोगों ने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो इसी फार्मूले को यूज किया था हम लोगों ने, और इस फार्मूले को जब यूज किया था तो उस केस में हम लोगों ने डेविसन जर्मर की हाइपोथेसिस जो थी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से जो मैच कर रही थी उसको निकाला था और देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन के पास में लैम्डा निकल के आता है वो एक बार हम लोगों ने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इस तरह से निकाला, और एक दूसरा लैम्डा निकाला था जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी उससे लैम्डा निकाला, तो दोनों की वैल्यू लगभग सेम निकल के आई थी। तो बाद में कंक्लूड किया कि हर एक पार्टिकल के अंदर वेव एसोसिएटेड होती है, बस हाँ सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो तब दिखेगी जब उसे एक अच्छी खासी स्पीड दी जाएगी, ठीक है। तो वहां से मैटर वेव का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रेक्स लॉ आपको समझ में आया होगा। कहां यूज किया जाता है, इंटर एटॉमिक स्पेस को फाइंड करने के लिए सॉलिड में काम लिया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने पढ़ा भी होगा, सॉलिड स्टेट क्रिस्टलोग्राफी होता है। लैम्डा ए के कंपैरेबल हो, डायमीटर ऑफ ओरिफिस ऑब्स्टेकल या स्लिट जो हो इसको कंपैरेबल होता है तो डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। लैम्डा इतना छोटा मिल नहीं पाता तो क्रिस्टल के अंदर जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है उसको कैलकुलेट करने के काम में लिया जाता है। फार्मूला ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं जो आज की क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहीं पर हम एक्स रेज को कंक्लूड करते हैं। एक्सरे का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जा रहा है। यहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट आपको बताए गए वो आपको याद रखने हैं। ये फ्रैंक हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट हो गया जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी एटम के अंदर कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ही पॉसिबल है, या फिर कह सकते हो कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट ही पॉसिबल है जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। ये ग्राफ है उससे रिलेटेड। यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन किए, बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन पर किया मोजले लॉ के ऊपर। मोजले लॉ में अगर लैम्डा आपको निकालना है किसी के लिए भी तो आप ये फार्मूला यूज किया करेंगे। इसमें जो भी ए की वैल्यू निकल के आएगी वो आप डायरेक्ट यहां से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर ये n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू में 2 है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, आप कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ निकालना चाहते हैं एक्सरे की, तो आप बोलेंगे 1 बाई लैम्डा हो गया, यहां हो जाएगा r, यहां पर हो जाएगा z माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पर लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4, ये बन जाएगा 3 बाई 4। तो आप यहां से बताएंगे 1 बाई लैम्डा जो निकल के आएगा वो कितना लिखा जाता है 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा लिखेंगे आप r, z माइनस बी, यहां पर हो जाएगा 3 बाई 4। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो 4 बाई 3 का फैक्टर निकल के आएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन लगाने के तरीके आपने देख लिए, स्पेक्ट्रल सीरीज देख लिया, स्पेसिफिक वेवलेंथ देख लिया कि कौन कौन सी होती हैं जो जिन पर पीक निकल के आते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोली जाती हैं। ये हो गया उनका रीजन। इस तरह से आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कट ऑफ वेवलेंथ के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको सबसे पहले पढ़ा, और यहां पर जो कूलिश ट्यूब से फॉर्मेशन था एक्सरे का, कंटिन्यूअस एक्सरे का, उसको भी रिकैप ले लिया फटाफट उसका, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने एक्सरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, केवल 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट बचता है उसको हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया था जब हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये क्लास चल रही थी मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट की वो आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स सेकंड, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियन बोला जाता है, उनका मास क्या होता है, साथ में किसी एटम का मास कैसे लिखा जाता है, और जो पार्टिकल निकलते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाएगा। रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, साथ में फिजन और फ्यूजन से रिलेटेड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है न्यूक्लियस की, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए जो क्लास हुई है यहाँ पर एक्सरे की सेकंड पार्ट की, इसको रिवाइज कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।